हम अभी देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का 5th चैप्टर ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, दैट इज़ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। तो अभी तक हमने देखा कि कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं, कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसको जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है उसको फॉलो करके फॉर्म किया जाता है। मतलब जो पहले मेमोरेंडम बनेगा, आर्टिकल्स बनेगा, उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद कंपनी एग्जिस्ट करेगी। एक बार कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है उसके बाद उसके शेयर्स खरीदे जाएंगे और जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। अब कंपनी बन तो गई है लेकिन अभी कंपनी चलाएगा कौन, कंपनी ऑपरेट किस तरीके से करेगा। तो हमने जैसे देखा शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो तो कितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं। तो लाखों लोग शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और वो कहीं पे भी हो सकते हैं। वो कश्मीर से लेके केरला तक कोई भी इंसान है उसके कोई भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। तो अभी ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो सारे शेयर होल्डर्स का ओपिनियन लिया जाएगा, मीटिंग बुलाई जाएगी, सारे शेयर होल्डर्स को वोटिंग करवाया जाएगा। ये आप करते हो साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग में, लेकिन आप हर डिसीजन के लिए एक एक साल तो नहीं रुक सकते हो। प्लस जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास इतना एक्सपर्ट नॉलेज भी नहीं होता है कि वो एक कंपनी चला सके। अभी आप ऐसे कहें कि हमें एक फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाने के लिए उसमें मशीनरी होनी चाहिए। अभी मशीनरी हम किस तरीके का खरीदें, मशीनरी के क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, किस टाइप का मशीनरी होना चाहिए, उसका क्या कैपेसिटी होना चाहिए। अभी जो शेयर होल्डर होगा वो तो हो सकता है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, उसको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल ही ना हो, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी मशीनरी यूज़ करना है। आप उससे पूछोगे तो वो आपको कुछ बता भी नहीं पाएगा, आपको कोई गाइड भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो डे टू डे वर्किंग होता है उसके लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। शेयर होल्डर्स से कब पूछा जाता है कि भाई, शेयर होल्डर से ये पूछा जाता है कि हमारी कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, वो कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, तो हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप इस फेवर में हो क्या कि हम अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करें। तो सपोज शेयर होल्डर्स ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम इस फेवर में हैं कि अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड किया जाए और XYZ जगह पे एक हम अपना फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक हमारी हम फैक्ट्री सेटअप करें। तो अभी वो फिर AGM में ये अप्रूव हो गया, उसके बाद ये डायरेक्टर्स का काम है, जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं उनका उनका काम है कि वो आगे का पूरा प्रोसीजर, जो डे टू डे प्रोसीजर है उसको देखें। मतलब वो जो फैक्ट्री लगानी है उसके लिए पहले आपको ज़मीन फाइनलाइज करनी पड़ेगी। तो जो एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी है वो ज़मीन देख के आएंगे, फिर वो डायरेक्टर को पुटअप करेंगे कि हमारे पास ज़मीन A है, ज़मीन B है, ज़मीन C है, उसके ये बेनिफिट्स है, हर एक ज़मीन का ये बेनिफिट है और ये नुकसान है और उसका ये प्राइस है। तो फिर अभी हम कौन सी ज़मीन फाइनलाइज करें, A B या C। फिर डायरेक्टर्स अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि कौन सी ज़मीन फाइनलाइज करनी है। वो बोलेंगे लैंड B आप फाइनलाइज कीजिए। उसके बाद एक बार जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि आप B नंबर का जो ज़मीन है उसको फाइनलाइज कीजिए, तो फिर उसका जो दस्तावेज होगा, एग्रीमेंट होगा, वो सब होगा। उसके बाद वहाँ पे जब फैक्ट्री लगानी है तो आपको एक कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज़ कहेंगे कि हमें एक टेंडर निकालना है तो उसके लिए परमिशन दीजिए, तो डायरेक्टर्स उसके लिए फिर परमिशन देंगे। फिर जब टेंडर निकलेगा तब जो डायरेक्टर्स है, वो जो बिल्डर है, 10 लोगों ने बोला होगा कि मैं बिल्डिंग बनाने को तैयार हूँ, मैं बनाने को तैयार हूँ, तो जो डायरेक्टर्स है वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये 10 में से फाइनल कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा। तो इस तरीके से जो मेजर डिसीजन है वो शेयर होल्डर ने ले लिया और वो जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और 10-20 डिसीजंस लेने होते हैं, वो सब डायरेक्टर्स देखेंगे। तो डायरेक्टर्स एक तरीके से क्या होता है, वो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। और शेयर होल्डर जो भी डिसीजंस लेते हैं अपने एनुअल जनरल मीटिंग में उसको इम्प्लीमेंट करने का काम डायरेक्टर्स का रहता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टर्स क्या करते हैं, यूजुअली हर एक क्वार्टर में मिनिमम एक मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होनी कंपलसरी है। आप उससे ज़्यादा कर सकते हो लेकिन आप उससे कम नहीं कर सकते हो। और ये जो मीटिंग है उसमें सारे डायरेक्टर्स को अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप हर एक में अटेंड करो। आप जैसे
एम्प्लॉयज़ छुट्टी पे जाते हैं, वैसे डायरेक्टर्स भी एक आध बार छुट्टी ले सकता है, बट उसमें भी रूल है कि आपको कितने मीटिंग्स, मिनिमम कितने मीटिंग्स अटेंड करने हैं, क्योंकि वैसे भी आप देखो क्वार्टर में एक, मतलब साल में 4 ही मीटिंग मिनिमम नेसेसरी है। अगर आप 4 भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उस कंपनी को मैनेज किस तरीके से करोगे। तो कंपनी को मैनेज करने के लिए आपको जो मीटिंग्स है उसमें अटेंडेंस देना ज़रूरी होता है। तो पहले ये हुआ करता था कि आपको फिज़िकली प्रेजेंट रहना ज़रूरी होता है, लेकिन अभी नए कंपनीज एक्ट में उन्होंने एक फैसिलिटी दी है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी प्रेजेंट रह सकते हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स जो है वो फिज़िकली प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब वो जो रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे भी आपका मीटिंग हो रहा है, वहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो बैठे हुए होने चाहिए, बाकी डायरेक्टर्स पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो। तो उसका रूल ये है कि मिनिमम 2 या फिर 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। मतलब अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ 3 है तो उसका 1/3 1 हुआ, तो 1 मेंबर से नहीं चलेगा, लेकिन आपको मिनिमम 2 मेंबर्स तो चाहिए। और सपोज आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 9 है, 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3 हुआ 3, तो आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, वहाँ रूम में प्रेजेंट होने चाहिए, और बाकी जो 6 है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो सकते हैं। तो आपको ये जो डायरेक्टर्स है उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में ओनरशिप होना चाहिए। ओनरशिप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि शेयर होल्डर्स के पास है, और सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो कंपनी को लॉसेस होंगे, नुकसान होगा। तो मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट कौन हैंडल करता है, वो डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं। तो अभी डायरेक्टर्स की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है कि डायरेक्टर कौन होता है, जो भी बोर्ड में अपॉइंट होता है एज अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर कहलाया जाएगा। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। बोर्ड में जिसको भी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो डायरेक्टर कहलाया जाएगा। ये कंपनीज एक्ट में दिया है। उसके अलावा बहुत से ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट है कि जो भी पर्सन है वो पॉलिसीज़ बनाता है फॉर द मैनेजमेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, वो इंसान डायरेक्टर है। तो जो भी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी बनाता है वो डायरेक्टर है। सेकंड अगेन सिमिलर डेफिनेशन है, उसमें भी यही लिखा है कि जो पर्सन कंपनी के मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाता है, पॉलिसी और प्लान बनाता है, वो डायरेक्टर है। लेकिन इसमें एक चीज़ एडिशनल दी है कि वो जो भी पॉलिसी और प्लान बना रहा है वो विद इन द लिमिट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल होना चाहिए। उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जितना पावर दिया है उस पावर के अंदर रह के ही उसको पॉलिसी बनानी है, वो उसके बाहर जाके कोई पॉलिसी बना नहीं सकता है। और आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, और साथ में ही डायरेक्टर सब साथ मिलके कोई डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई किसी एक डायरेक्टर ने सारे पॉलिसी बना दिए। डायरेक्टर्स का भी एक पूरा ग्रुप होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाया जाता है। जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो डायरेक्टर है, लेकिन वो जो पूरा ग्रुप है 4-5 लोगों का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। कोई एक बंदा पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हो सकता। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी ऐसा होता है कि अगर आपका ओपिनियन डिफरेंस रहता है लोगों के बीच में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी वोटिंग होती है, और जो मैक्सिमम वोट है वो जीतता है। तो कोई भी डिसीजन एक अकेले डायरेक्टर के थ्रू नहीं लिया जाता, वो बोर्ड मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिया जाता है। तो अभी हमने जैसे देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी कंपनी में, तो उसके पास बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं। और एट द सेम टाइम हमको ये भी समझना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो सारे 9 के 9 लोग हैं ना, उनको कंपनी के बारे में सब कुछ नहीं पता होता है। वो तो साल में सिर्फ 4 बार आते हैं, 4 बार मीटिंग करते हैं। उनको एम्प्लॉयज़ जो भी प्रेजेंट करते हैं उसके बेसिस में वो सही और गलत का डिसीजन लेते हैं और अपना डिसीजन बताते हैं। डायरेक्टर्स में भी अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। मतलब जैसे 9 लोग हैं, 9 में से 4 लोग ऐसे हो गए जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ऐसे रूल्स नहीं है।
एक बंदा होगा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब वो रोज़ ऑफिस जाता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो सब मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है, जितनी भी फाइल्स है उसमें सब में मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करता है। तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसको A to Z कंपनी के बारे में सब कुछ पता होगा। फिर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 9 लोग हैं, उसमें सब कमिटीज़ बनती है। सब कमिटीज़ का क्या मतलब है कि 3 लोगों को 3 जो डायरेक्टर्स हैं उनको काम दिया जाएगा कि आप अभी से एक टेंडर कमेटी हो। मतलब जब भी अगर कोई टेंडर हमने निकाला है और टेंडर में 10 लोगों ने टेंडर भरा है, तो कौन से पर्सन को मिलेगा, उसके लिए उसका पूरा जो जितने लोगों ने भी टेंडर भरा है उनका पूरा एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन देखना पड़ेगा कि किसने पहले क्या काम किया है, उसका काम अच्छा है कि नहीं, उसका क्या प्राइस है। ये सब वो 3 लोगों की 3 डायरेक्टर्स की जो टेंडर कमेटी है वो सब कुछ वेरीफाई करेगी। और फिर ये जो टेंडर कमेटी है वो बाकी के जो 9 लोग हैं या बाकी के जो 4-5 लोग हैं उनको पुटअप करेगी कि भाई हमने देखा कि ये 10 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 4 लोग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है पास्ट में, तो ये जो 6 लोग हैं वो अच्छे परफॉर्मर है और उसमें से भी ये जो बंदा है वो सबसे कम भाव में काम करके देगा। तो हम बोल रहे हैं कि ये बंदे को हम टेंडर दे या फिर वर्क दे। तो बाकी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ये 3 लोगों की जो टेंडर कमेटी है उस पर भरोसा करके फिर डिसीजन लेगा कि हाँ ठीक है, हम सारा वर्क उसको देंगे। वो उसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस रेज कर सकता है, लेकिन अगर सपोज़ सामने वाला मुझे कन्विंसिंग इनफ लगा तो मैं उसमें क्वेश्चन रेज नहीं करूँगी और मैं उसको एग्री कर लूँगी। अभी ये टेंडर कमेटी के जो 3 डायरेक्टर्स हैं उसने सपोज़ कुछ गड़बड़ कर दिया, उसने करप्शन किया, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों ने टेंडर भरा था उन लोगों से पैसे लिए या कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ कुछ भी गड़बड़ कर दिया, तो अभी जो मैं हूँ, जो मैं कमेटी की पार्ट नहीं थी, मैंने कमेटी वालों पे तो भरोसा किया था ना, तो आप मुझे 100% रिस्पॉन्सिबल उसको कैसे मान सकते हो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई कमेटी वालों ने करप्शन किया है। मैंने तो कोई करप्शन नहीं किया था, मैंने तो मान लिया था, मैंने तो भरोसा किया था, उस बेसिस पे मैंने कमेटी वालों से एग्री किया था, तो आप मुझे कैसे पनिश कर सकते हो। पर एट द सेम टाइम ये भी है कि मेरे पास अल्टीमेट पावर है, तो अगर मैं चाहती तो मैं कमेटी वालों से कुछ भी क्वेश्चन कर सकती थी, मैं चाहती तो उसको बोल सकती थी कि भाई आप एडिशनल डॉक्यूमेंट देखिए, या फिर मैं खुद एडिशनल डॉक्यूमेंट देख सकती थी। तो मेरे पास हक था सब कुछ चेक करने का, लेकिन मैंने चेक नहीं किया, मैंने भरोसा कर लिया, तो ये तो मेरी गलती हुई। तो इस तरीके से क्या प्रॉब्लम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होता, उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके बेसिस पे वो काम करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज उसके पास 100% पावर है तो उसके ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ भी जाता है। तो लीगली उनका जो पोजीशन है वो बहुत ही लाइक आप बोल सकते हो बहुत ही डेलिकेट पोजीशन होता है। तो कौन सा केस है, किस तरीके से केस आया है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि डायरेक्टर्स को किस तरीके से माना जाएगा। मतलब आप डायरेक्टर को एज अ पार्टनर मान रहे हो या फिर डायरेक्टर को आप एज एन एम्प्लॉई मान रहे हो, उसको किस रोल में मान रहे हो, वो इस पे डिपेंड किया जाएगा कि भाई क्या केस है और उसमें वो पर्टिकुलर डायरेक्टर का कितना रोल है। तो अभी आप ये जो पार्ट पढ़ोगे लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसमें 4 पॉइंट है कि 4 तरीके से डायरेक्टर को माना जाएगा, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, दूसरे पॉइंट के ऑपोजिट जाती है। तो जैसे फर्स्ट है वो है डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो शेयर होल्डर्स ने उनको चूज़ किया है, उनको इलेक्ट किया हुआ है एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव हुए। तो यहाँ पे हम उनको एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी नहीं मान सकते। जैसे वही मैं बोल रही हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट होता है। पहला यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी नहीं है, फोर्थ पॉइंट पे हम बोलेंगे डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉयज़। पर ये क्यों हो रहा है, बिकॉज केस टू केस हर एक डायरेक्टर का रोल अलग अलग होता है, तो आप कौन से केस में वो डायरेक्टर का रोल क्या था उसके बेसिस पे उसका लीगल पोजीशन डिसाइड होगा। तो पहला है हम डायरेक्टर को रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे, तो उसमें ये है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो डायरेक्टर्स को राइट्स और ड्यूटीज़ दिया है उसको उसी लिमिट के अंदर अपने राइट्स और ड्यूटीज़ करने हैं। वो अगर कुछ एक्स्ट्रा कर लेता है और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है तो वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल है, उसके लिए आप कंपनी को
या शेयर होल्डर्स को लायबल नहीं मान सकते हो, क्योंकि वो काम करने का राइट था नहीं डायरेक्टर के पास, उसने इलीगली उस काम को किया हुआ है। तो जो डायरेक्टर के पर्सनल एसेट है, उसके जो घर के एसेट है, उसको आप बेच के मतलब आप कोर्ट जो है वो डायरेक्टर्स को पर्सनली बोल सकता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि कंपनी जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे कंपनी नहीं देंगे, डायरेक्टर के जो पर्सनल एसेट है उसमें से नुकसान की भरपाई होगी। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर क्यों कहते हैं, सिर्फ पार्टनर क्यों नहीं कह रहे, पहली चीज़ तो हम ये समझते हैं कि पार्टनर क्या हुआ। जैसे हम पार्टनरशिप फर्म में देखते हैं, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अगर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर ने कुछ गड़बड़ कर लिया तो बाकी 2 पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एक पार्टनर ने कुछ गड़बड़ किया, मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ गड़बड़ कर लिया, तो एक डायरेक्टर की गलती का दूसरे डायरेक्टर्स को या फिर कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। जैसे जो एग्जांपल में हमने देखा था, अगर टेंडर कमेटी के जो 3 डायरेक्टर्स हैं वो कोई करप्शन करते हैं, तो आप बाकी जो बोर्ड मेंबर्स में 4-5 लोग हैं उनको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मान पाओगे। बिकॉज जो डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के सिर पे नहीं डाल सकता, इसलिए उसको सिर्फ पार्टनर वर्ड नहीं यूज़ किया जा रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर कहा जा रहा है। और सेकंड रीज़न ये भी है कि डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि डायरेक्टर्स का हर 3-4 साल में एक बार उनका अपॉइंटमेंट रिन्यू करवाना पड़ता है। पार्टनर्स ऐसा नहीं होता, पार्टनर्स परमानेंट होते हैं बिकॉज उनके पास कैपिटल होता है। जब तक वो अपना कैपिटल बेच नहीं देते तब तक वो पार्टनर रहेगा। पर यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है उनका हर 3-4 साल में रीअपॉइंटमेंट होता है, तो इसीलिए भी इसको डायरेक्टर इज़ अ पार्टनर नहीं कहा जा रहा, डायरेक्टर इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर कहा जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज शेयर होल्डर खुद काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने डायरेक्टर को रखा हुआ है अपना काम करने के लिए। अब तो इसीलिए वो जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर का पार्टनर है। किस तरीके से पार्टनर है, काम करने के लिए पार्टनर है। और साथ में जैसे बहुत सारे डिसीजंस हम देखते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, शेयर्स अलॉट करना है, मतलब शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करने के लिए पहले डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए पहले डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो शेयर होल्डर्स का क्या अच्छा है, शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट देना है, वो सब कुछ देखना डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए जो डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर्स के पार्टनर कहे जा रहे हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। एज अ ट्रस्टी मीन्स, देखो अभी जो कंपनी है उसके पास बहुत सारे एसेट्स है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी को संभालने कौन वाला है, ये प्रॉपर्टी को तो डायरेक्टर ही संभालेगा। कंपनी के पास जो पैसा पड़ा है, जो बैंक बैलेंस है, जो ज़मीन पड़ी है, जो मशीनरी है, वो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली डायरेक्टर ही लेगा। फॉर एग्जांपल मशीन खरीदने के लिए आपको एग्रीमेंट करना है, आपको ज़मीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट करना है, तो एग्रीमेंट में साइन कौन करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी डायरेक्टर साइन करेगा। अगर जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें से पैसे विड्रॉ करने हैं तो चेक पे कौन साइन करेगा, वो चेक में भी डायरेक्टर्स साइन करेंगे, तो वो ट्रस्टी हुए। ट्रस्टी मतलब बेसिकली ये एक वर्ड है कि भाई जो ट्रस्ट कहते हैं हम, भरोसा कहते हैं, तो ये भरोसे में से ही ये वर्ड निकला है, ट्रस्ट वर्ड में से वर्ड निकला है ट्रस्टी। मतलब शेयर होल्डर पूरा भरोसा कर रहे हैं डायरेक्टर्स पे, और जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सब का मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स को दे रहे हैं। ये पूरा भरोसा कर रहे हैं कि जो भी पैसे हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ डायरेक्टर अच्छी तरह यूज़ करेगा, कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ करेगा, वो खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ करेगा। तो बिकॉज सारे जो प्रॉपर्टी है, जो कैश बैंक बैलेंस है, उसमें डायरेक्टर साइन करते हैं, इसीलिए भले उनके नाम पे नहीं है, वो सब कंपनी के नाम पे है, पर सिग्नेचर डायरेक्टर करते हैं, इसीलिए डायरेक्टर को ट्रस्टी कहा जाता है। एंड फाइनली डायरेक्टर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी है। एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी मतलब उसको कंपनी के लिए काम करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था अलग अलग टाइप के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो लोग कंपनी में अलग अलग पोस्ट होल्ड करते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, या फिर जो भी डिपार्टमेंट्स है उसके हेड होंगे, वो डायरेक्टर हो सकते हैं। ऐसे जो डायरेक्टर्स है जो डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्व है, उनको आप बोल सकते हो कि दे आर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एज एन एम्प्लॉई भी उनकी कंपनी की तरफ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी।
अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको कहा जाता है डिन। पहले तो हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, और सिंगल पर्सन कंपनी में मिनिमम 1। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। अब आपके पास चॉइस है, मतलब कंपनी के पास चॉइस है, वो ये जो मैक्सिमम नंबर है 15, उसको इंक्रीज़ कर सकता है एक रेजोल्यूशन पास करके। लेकिन जो मिनिमम नंबर है, पब्लिक कंपनी के लिए 3, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए मिनिमम, उसको रेजोल्यूशन पास करके 3 का 2 या 1 नहीं कर सकता है, 3 को वो रिड्यूस नहीं कर सकता है। पर जो मैक्सिमम नंबर है 15, उसको इंक्रीज़ ज़रूर कर सकते हैं। आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि मिनिमम फिक्स्ड ही रहेगा, मैक्सिमम 15 है, लेकिन वो इंक्रीज़ हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ डायरेक्टरशिप, मतलब एक पर्सन है वो कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। अभी जैसे हमने देखा था कि एज़ पर कंपनीज एक्ट क्या है कि आपको हर क्वार्टर में एक मीटिंग करवानी है, यानी कि 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4, हर एक क्वार्टर में एक मीटिंग होगी, 3 महीने में एक मीटिंग होगी। तो अगर मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ, मैं 3 महीने में एक मीटिंग में जा रही हूँ, तो बाकी का मैं पूरा महीना क्या करूँगी? बाकी का जो कितने डेज़ हो गए, 90 डेज़ है, 90 डेज़ में से मैं एक दिन मीटिंग में गई, बाकी के 80 डेज़ में क्या करूँगी? घर पे खाली तो नहीं बैठूँगी। तो इसमें क्या है, इसमें एक पर्सन 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। इसमें भी कंडीशन है कि मैक्सिमम 20 कंपनी में हो सकता है, लेकिन उसमें से भी अगर आप देखो पब्लिक कंपनी, तो वो मैक्सिमम 10 कंपनीज में, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, मैक्सिमम 10 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, और बाकी का वो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। सो पब्लिक कंपनी प्लस प्राइवेट कंपनी 20 होना चाहिए, और सिर्फ पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 10 होना चाहिए। अगर वो 20 कंपनी से ज़्यादा में एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो पर्सनली उसको पनिश किया जाएगा, मतलब उस पर फ़ाइन या कुछ भी लग सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जैसे हमको पता है हमारे सभी इंडिविजुअल के पास एक पान होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, आधार नंबर होगा। आप कोई भी प्रोफेशन में जाइए, आप जैसे वकील को देखोगे तो हर एक वकील के पास उनका खुद का आईडी नंबर होगा। आप सीए के पास जाओगे तो सीए का मेंबरशिप नंबर होगा। आप कोई भी फैक्ट्री में या फिर मतलब कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कंपनी किसी के पास जाओगे तो उनके पास जीएसटी नंबर होगा, उनके पास उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आपको आइडेंटिफाई करते हैं। बिकॉज आपने जैसे अपने क्लास में भी देखा होगा ना, एक ही नाम के 2-3 बच्चे हैं, तो वैसे डायरेक्टर्स में भी होता है। डायरेक्टर्स क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया होते हैं, और एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरे में जो रमनिक भाई शाह लिखा है, वो बंदा अगर सपोज़ न्यूज़ में आता है कि रमनिक भाई शाह के खिलाफ़ ये केस हुआ है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये जो मेरे कंपनी का डायरेक्टर है वो सेम रमनिक भाई शाह है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है। तो मतलब पूरे कंट्री में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ये DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करता है। तो जो भी इंसान को डायरेक्टर बनना है, उसको एक एप्लीकेशन देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्पेसिफिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को, और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको एप्लीकेशन रिसीव करने के 1 महीने के अंदर एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करेगा। एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही DIN हो सकता है, और आपको ये जो DIN नंबर है आपको हर जगह पे यूज़ करना है। आप जहाँ पे भी एज अ डायरेक्टर अपना रोल निभा रहे हो, जहाँ पे भी आप साइन कर रहे हो, जो भी कार्यवाही कर रहे हो, आपको सब जगह पे अपना DIN नंबर यूज़ करना है। अगर कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा सीए का सर्टिफिकेट, अगर कभी देखा होगा, सीए जब ऑडिट रिपोर्ट अपना देता है तो जब भी वो साइन करता है तो वो अपने कंपनी का नाम लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, और अपने नाम के नीचे कंपलसरीली वो अपना मेंबरशिप नंबर लिखेगा। उसके लिए कंपलसरी है, वो कभी भी ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा तो उसको अपना मेंबरशिप नंबर लिखना है। तो वैसे ही डायरेक्टर्स के लिए भी कंपलसरी है कि कहीं पे भी वो साइन करेंगे, एज अ डायरेक्टर जब वो साइन करेंगे तो उनको अपना DIN नंबर अपने नाम के नीचे लिखना है। और जो भी जो पर्सन है उसको अपना DIN नंबर अपनी कंपनी को बताना पड़ेगा जहाँ पे वो डायरेक्टर है,
और फिर कंपनी उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को बताएंगे। DIN नंबर का आप जैसे हमने ऊपर पढ़ा नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, तो उसमें मेन फ़ायदा यही होगा कि आप अपना DIN नंबर जैसे ही बताओगे तो उसमें पता चल जाएगा कि ये पर्सन पहले कौन कौन से कंपनी में डायरेक्टर रह चुका है और अभी वो कौन कौन से कंपनी में डायरेक्टर्स है। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, तो अगर उसने अपना DIN सपोज़ 21 कंपनी में रजिस्टर करवाया हुआ है तो वो तुरंत ही वहाँ पे ही पकड़ा जाएगा। तो इसके साथ हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में अपॉइंटमेंट देखेंगे। थैंक यू।